देख रहे हैं कहानी कुर्सी की में आज देश नमन कर रहा है देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को, उनके योगदान को, उनके व्यक्तित्व को आज उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। कल रात 9:51 पर एम्स में 92 साल की उम्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आखिरी सांस ली। उनका निधन हो गया। जैसे खबर पूरे देश में फैली, पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। तमाम राजनेता अपने अपने अंदाज में आज डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद कर रहे हैं। विदेश से भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेकर श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। विदेशी नेता भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनके अंदाज के लिए याद कर रहे हैं। फिल्मी जगत से भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। यानी पूरा देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को आज अलविदा कह रहा है। उनका पार्थिव शरीर उनके आवास पर है। अंतिम दर्शन करने के लिए तांता लगा हुआ है राजनेताओं का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह नमन कर चुके हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम कांग्रेस के जो नेता हैं उनके आवास पर पहुंच रहे हैं और फिलहाल डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम दर्शन उनके आवास पर किए जा रहे हैं। इस बीच अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अलग अलग अंदाज में राजनेता अपने अपने अनुभवों के हिसाब से राजनेता डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद कर रहे हैं। क्या कहा है सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने, वो आपको सुनवाते हैं। मनमोहन सिंह जी देश के वो प्रधानमंत्री जिन्होंने देश को दुनिया के जो आर्थिक रूप से मजबूती करने के लिए फैसले होते हैं, एक वित्त मंत्री के रूप में और एक प्रधानमंत्री के रूप में देश को आर्थिक रूप से मजबूत करना, और देश में आज बहुत कुछ जो दिखाई दे रहा है वो हमारे रहे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की वजह से ही है कि जिस तरह बाजार और आर्थिक नीतियों पे फैसला लिया, उसी का परिणाम ये है कि आज हम दुनिया में बराबर पे खड़े हैं। एक ऐसा नेता और एक ऐसा अधिकारी और एक ऐसे प्रधानमंत्री जहां जानकारी के साथ साथ अर्थशास्त्री भी थे। उनके बारे में जो कहा गया कि कम बोलते थे, कम बोलना और जिस तरह के उन्होंने फैसले लिए हैं, वो फैसले आज बता रहे हैं कि कितनी सूझबूझ के साथ उन्होंने उस समय वो फैसले लिए थे। देश को उन्होंने हर क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर बदलाव लाने के फैसले लिए। प्रधानमंत्री रहते हुए, वित्त मंत्री रहते हुए, सलाहकार रहते हुए जितने भी काम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किए हैं उन्हें आज याद किया जा रहा है अपने अपने अंदाज में। यूपीए में रहते हुए, यूपीए में सत्ता चलाते हुए कैसे तमाम दलों को अपने साथ रखना है, और जब संकट आया सरकार पर उस वक्त कैसे मुलायम सिंह यादव ने बाहर से सपोर्ट किया, इसका जिक्र कर लेना भी जरूरी है। चूंकि अखिलेश यादव इस वक्त याद कर रहे हैं अपने अंदाज में। मुलायम सिंह ना होते हर्षवर्धन जी तो शायद यूपीए की जो सरकार सस्टेन कर गई। दबाव था, लेफ्ट साथ छोड़ रहा था, 60 सांसदों के साथ बाहर लेफ्ट पार्टी निकल रही थी। ऐसे में मुलायम सिंह यादव का सपोर्ट करना, सरकार को बचाना, मनमोहन सिंह पर भरोसा कायम रखना, और फिर मनमोहन सिंह भी उस भरोसे के रिश्ते को कायम रख के आगे बढ़ते गए। ये निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह की एक ये बड़ी काबिलियत ये थी कि उनसे कोई भी नाराज नहीं था, न उनके सहयोगी न उनके विरोधी। और ठीक है, राजनीति में एक जगह पर जाकर विरोध करना ही होता है, नीतियों का विरोध करना होता है। और इसमें मैं एक जिक्र जरूर करूं कि जब वित्त मंत्री बने थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो उन्होंने ये जो सारा आर्थिक सुधारों वाला भाषण किया था, तो उस पर अटल जी ने बड़ी तीखी आलोचना की थी, क्योंकि देश तैयार नहीं था ना वो नेहरूवादी समाजवादी नीतियां उससे बाहर निकलने के लिए। तो अटल जी ने इतनी तीखी आलोचना की कि वित्त मंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह को लगा कि अब मुझे पद छोड़ देना चाहिए। तब उनको पीवी नरसिम्हा राव ने अटल जी को फोन किया और अटल जी ने उनको बुलाकर समझाया कि राजनीतिक आलोचना अलग है और वो दूसरी आलोचनाएं अलग है, वो दोनों एक साथ रहे। लेकिन जो सहयोगियों के साथ उनका तालमेल था, उस तालमेल की प्रशंसा कई बार की जाती है। उस प्रशंसा को आज के संदर्भ में भी कहा जाता है कि इस तरह से भी अगर देखा जाए तो शायद ठीक होगा। लेकिन उसका एक दूसरा पहलू भी है कि मुलायम सिंह यादव हमेशा यह भी मानते हैं कि वो उनकी राजनीति वहीं तक साथ चलती है जहां तक उनका कुछ लाभ हो। तो उस वक्त उनको उत्तर प्रदेश में राजनीतिक लिहाज से लाभ होता दिख रहा था, जो देश के परिदृश्य में था वो लाभ होता दिख रहा था। तो उसमें उसको मैं कम से कम इस संदर्भ में नहीं देखता हूं कि वो कोई मनमोहन सिंह जी की सरकार बचाने के लिए उन्होंने ये काम किया था। उस वक्त बहुत से और परमुटेशन कॉम्बिनेशन थे, उसका जिक्र आज के दिन यहां करना मैं उचित नहीं समझता हूं।
देखिए, मुलायम सिंह यादव से उनका रिश्ता हो या यूपीए के तमाम घटक दलों को साथ में लेकर चलना हो, 2004 का उनका कार्यकाल रहा हो, 2009 का कार्यकाल, 2009 के कार्यकाल में तो काफी आलोचनाओं का सामना समीर जी डॉक्टर मनमोहन सिंह को करना पड़ा, कई सारे घोटालों का सामने आ जाना, लेकिन उस वक्त भी जिन्हें चुप प्रधानमंत्री कहा जाता रहा, मनमोहन सिंह कहा जाता रहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से नहीं चुके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे और तीखे सवालों का जवाब पत्रकारों का देते रहे, बताते रहे कि उनका स्टैंड क्या है। आरोपों में जरूर घिर चुके हैं, लेकिन वो कितने ईमानदार छवि वाले नेता हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रधानमंत्री जब रहा उनका 10 साल का कार्यकाल, उनके ऊपर किसी तरह का दाग नहीं लगा। हालांकि पहला कार्यकाल उनका मंत्रिमंडल का बहुत अच्छा रहा, लेकिन दूसरे कार्यकाल में जिस तरह के तमाम घोटाले आए वो उससे जरूर वो विचलित रहे होंगे। और जिस तरीके से एक वाकया जो हुआ था जब राहुल गांधी ने अध्यादेश को फाड़ा था, मुझे लग रहा है वो भी एक उन्हें विचलित करने वाला रहा होगा। देखिए, पार्टी के अंदर तो ठीक है, पार्टी के बाहर भी उनके बड़े अच्छे संपर्क थे और वो बड़ा उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा था। मैं एक प्रमोद महाजन जी के साथ उनका एक किस्सा सुनाता हूँ। जब 2004 में अटल बिहारी जी की सरकार हार जाती है चुनाव, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनते, तो उनके एक प्रमोद महाजन से मुलाकात होती है। तो प्रमोद जी से वो धीरे से पूछते हैं कि वो फील गुड फैक्टर और शाइनिंग इंडिया आपने कहा था, आपका फील गुड फैक्टर चला नहीं इस बार। तो प्रमोद जी ने कहा नहीं चला। तो फिर प्रमोद जी से धीरे से कहते हैं हाउ डू यू फील नाउ, मतलब तो धीरे से हंस जी कह के कि अब कैसा महसूस हो रहा है, आपका फील नहीं गुड चला है। और फिर प्रमोद जी भी मुस्कुरा दिए। देखिए, और उसका एक और प्रमोद जी के साथ उनका बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा जुड़ा हुआ है। जब अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री थे और प्रमोद महाजन मंत्री थे, कुछ पंजाब में किसी यूनिवर्सिटी का कोई काम था, तो मनमोहन सिंह ने एक के स्टाफ ने प्रमोद महाजन के यहाँ फोन किया कि मनमोहन सिंह जी बात करना चाहते हैं। प्रमोद जी उस समय बंबई में थे। प्रमोद जी को देर से मैसेज मिला कि मनमोहन सिंह जी का फोन आया था, जबकि वो कोई बड़े इस पे पद पे नहीं रही, बस वित्त मंत्री रहे थे। तो प्रमोद जी ने तुरंत शाम को उनको फोन किया और कहा कि मुझे शाम को देर से मालूम पड़ा कि आपका फोन था, बताइए। तो उन्होंने बताया कि पंजाब का एक यूनिवर्सिटी का मामला है, आप देखिए उनकी मदद हो सकती तो आप कर दीजिएगा। तो प्रमोद महाजन ने तुरंत उस मामले में हस्तक्षेप किया, उनकी मतलब वहां पर जो भी मैटर था सॉल्व किया और मनमोहन सिंह जी को फोन करके बताया कि मैंने वहां बात कर ली है और मैटर शॉर्ट आउट करवा दिया है। तो इस तरह के उनका सम्मान था, मतलब कि उस समय वो वित्त मंत्री रहे थे, विपक्ष के नेता थे राज्यसभा के अंदर वो, लेकिन प्रमोद महाजन ने जब भी उनका फोन आता था उनको बहुत गंभीरता से उनकी बात को सुन लेते थे। तो उनका अपना एक रहा था, हालांकि बहुत ज्यादा पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर उनका जनसंपर्क नहीं रहा, क्योंकि वो कोई जमीन स्तर के नेता नहीं रहे, इसमें भी कोई दो राय नहीं। और जब उन्होंने अपनी किताब का विमोचन किया था, जो उनकी किताब उन्होंने लिखी थी 2018 में, उसका विमोचन था, तो उन्होंने कहा था कि लोग मुझे एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, मैं तो एक्सीडेंटल फाइनेंस मिनिस्टर भी कह रहा हूं कि किस तरीके से अचानक मुझे नींद से उठाकर बताया गया, अलेक्जेंडर का फोन आया था कि आपको फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में चुना गया है। हालांकि उसके पहले पटेल साहब का जिक्र किया था अलेक्जेंडर ने, जो आरबीआई के गवर्नर थे और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के डायरेक्टर भी रहे थे, लेकिन उन्होंने आने से मना किया और उनके नाम पे कुछ कंट्रोवर्सी जुड़ी भी थी। तो शायद कांग्रेस ने भी उनके नाम पर सहमति नहीं दी थी, सोनिया गांधी ने, इसके कारण भी पटेल का नाम ड्रॉप हुआ, फिर मनमोहन सिंह का नाम आगे आया और फिर वो देश के वित्त मंत्री बने। तो कार्यकाल उनके तमाम कार्यकाल रहे, हर कार्यकाल में उन्होंने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। एक्सीडेंटल फाइनेंस मिनिस्टर की बात आप कर रहे हैं, इसका जिक्र एक और किस्सा इसमें निकलकर सामने आता है विजय जी, कि उन्हें तो यकीन ही नहीं हुआ था जब उन्हें फोन गया या उनको बताया गया, अलेक्जेंडर साहब ने मिलकर उन्हें बताया, तो उन्हें यकीन नहीं था। अगले दिन शपथ ग्रहण के लिए उनका इंतजार हो रहा है और वो अपनी ड्यूटी करने के लिए कहीं और चले गए थे। वो अलेक्जेंडर साहब ने उनको फ़ोन पर बताया था, वो उसी दिन वहाँ से विदेश यात्रा से लौटे थे, वो सो रहे थे, फिर उनको जगाया गया, फिर उनको बताया गया कि ये काम है, तो वो हैरान थे। लेकिन अगले दिन जब शपथ ग्रहण था तो खुद प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने उनको फ़ोन करके कहा था कि आपको राष्ट्रपति भवन आना है। लेकिन मैं इससे आगे की बात, जो एक्सीडेंटल फाइनेंस मिनिस्टर थे ना, जब वो एक्सीडेंटल फाइनेंस मिनिस्टर जिसकी इतनी खोजबीन करके बनाया गया, जिसको अलेक्जेंडर साहब ने की सलाह पर बनाया गया, और वो जब अपने बजट का, पहले बजट का क्या कहते हैं उसको, मसौदा, ड्राफ्ट लेकर नरसिम्हा राव के पास पहुंचे, तो नरसिम्हा राव ने उस ड्राफ्ट को खारिज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। बोले इसके लिए तुम्हें फाइनेंस मिनिस्टर बनाया क्या, ठीक है। और फिर जब वो बजट, उस बात को उन्होंने ध्यान रखा और जब बजट भाषण पढ़ा तो विक्टर ह्यूगो की लाइन से पढ़ा शुरू किया उन्होंने। आप सोचिए, बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो विक्टर ह्यूगो ने क्या लिखा था कि जिस चीज़ का समय आ जाता है उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, और शायद उस समय हिंदुस्तान में लिबरलाइजेशन का समय आ गया था, तो कोई दुनिया की ताकत उसको नहीं रोक सकी। तो वो पूरी हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को बदलने का जो बड़ा काम है ना,
वो मनमोहन सिंह ने किया है। लेकिन लिबरलाइजेशन के साथ साथ जब वो वित्त मंत्री के तौर पर पूरी अर्थव्यवस्था को बदलते हैं, लेकिन उनका ह्यूमन फेस भी देखने के लिए मिलता है आपको प्राइम मिनिस्टर के तौर पे, कि जो भी वो फैसले कर रहे हैं उसमें आप फैसला देखिए, जो राइट टू एजुकेशन है, राइट टू फूड है, जिस पर आज 80 करोड़ लोगों को खाना मिल रहा है, वो राइट टू फूड का नतीजा है। आधार कार्ड जिससे पूरा देश आज चल रहा है, जो हमारी पहचान ही भारत के आधार हो गई है, वो आधार जो है मनमोहन सिंह ने दिया। और हिंदुस्तान के लोकतंत्र का या किसी सरकार के लिए सबसे बड़ी ताकत या कमजोरी क्या हो सकती है? ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी एक खतरनाक हथियार है सरकारों के खिलाफ, और मनमोहन सिंह ने राइट टू इंफॉर्मेशन का कानून दिया। तो इसलिए उनको तमाम तरीके, लेकिन उसमें भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि फाइनेंस मिनिस्टर तो वो एक्सीडेंटल बन गए, लेकिन जब वो खुद प्रधानमंत्री बने तो उनकी पसंद का फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बन पाया। पहली बार जब वो फाइनेंस मिनिस्टर बनाना चाहते थे रंगराजन साहब को, वो भी आरबीआई के गवर्नर रहे थे, तो उस समय उन्हें मिले प्रणब मुखर्जी साहब। और दूसरी बार जब वो बनाना चाहते थे मोंटेक सिंह एलूवालिया को, तो उस समय बने पी चिदम्बरम। तो एक फाइनेंस मिनिस्टर खुद एक्सीडेंटल बने, लेकिन जब खुद प्राइम मिनिस्टर बन गए तो उनको ये मौका नहीं मिला। हालांकि वो प्रणब मुखर्जी को इसलिए नहीं बनाना चाहते थे क्योंकि वो जब प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री थे इंदिरा गांधी सरकार में, तो उन्होंने उनको आरबीआई का गवर्नर बनाया था। तो वो समझते थे एक बॉस किसी जमाने में रहे हों, उनके अंडर वो रहें। प्रधानमंत्री के तौर पे आरबीआई वित्त मंत्री के तौर पे प्रणब मुखर्जी वो पसंद नहीं कर रहे थे। लेकिन दोनों बार ऐसा हुआ कि वो अपनी पसंद का वित्त मंत्री नहीं बना पाए हैं। तो ये भी बहुत सारे उनके कंट्राडिक्शंस उस तरह से होते हैं जिस पर उन्होंने काम किया। फैसलों की बात अभी चर्चा हुई, अध्यादेश की चर्चा हुई। तो एक और घटना थी, राहुल गांधी से जुड़ी दो घटनाएं महत्वपूर्ण हैं मनमोहन सिंह जी को लेकर। एक घटना है जो अध्यादेश को जिसको लेकर चर्चा हुई, एमएलए एमपीज को जो फाड़ा गया था। फाड़ा नहीं गया था, उन्होंने कहा था कि इसको फाड़ के फेंक देना चाहिए। प्रेस क्लब में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, अजय माकन जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उस बिल की तारीफ करने के लिए, अच्छा बताने के लिए। तब वो राहुल गांधी की एंट्री होती है और वो कहते हैं ये बकवास है। और उस समय मनमोहन सिंह अमेरिका में थे, उन्होंने उस पर नाराजगी भी जाहिर की थी और अपने मित्र मोंटेक सिंह एलूवालिया से कहा था कि मैं इस्तीफा दे दूं क्या। तो मोंटेक सिंह ने कहा था कि इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। लेकिन उससे पहले 2007 में एक इंटरेस्टिंग घटना हुई, जब सरकार प्रधानमंत्री के जन्मदिन के गिफ्ट के तौर पर मनरेगा की योजना शुरू करने वाली थी। अब कांग्रेस को तो पता ही था क्योंकि उनके साथ तो डिस्कशन उसका होता ही है। तो अपनी, या कहना चाहिए कि कुछ राजनीतिक समझदारी रही होगी कि राहुल गांधी उस समय जनरल सेक्रेटरी थे कांग्रेस के, उन्होंने एक चिट्ठी लेकर प्रधानमंत्री के पास पहुंच गए और उन्होंने कहा कि भाई ये इन गांवों में और एक्सपेंशन होना चाहिए मनरेगा को, ताकि ये क्रेडिट राहुल गांधी को मिल जाए। लेकिन उस समय जो उनके साथ के लोग थे उन्होंने उसको बाहर किया और बताया कि प्रधानमंत्री ने ये फैसला किया है मनरेगा योजना का। तो ये दो बड़ी घटनाएं हैं। हालांकि एक और घटना रही कि प्रधानमंत्री जब 2009 में दोबारा उनको प्रधानमंत्री बनने की बात थी तो उन्होंने सोनिया जी से स्पष्ट तौर पर पूछा कि मैं तभी प्रधानमंत्री बनूंगा जब, क्योंकि पूरा कार्यकाल मुझे मिलेगा। उस वक्त राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की बात हो रही थी। फिर सोनिया जी ने उनको अश्योर किया कि आप उनको पूरा कार्यकाल देंगे, और राहुल जी ने भी कहा कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता। 2004 में जब उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, वो भी इंटरेस्टिंग किस्सा है कि चर्चा नहीं हो रही थी उस समय। अर्जुन सिंह जी समझते थे कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे, वो सबसे बड़े लोगों में से थे। शरद पवार साहब थे, वो भी उस समय तक ये समझते रहे थे पहले कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। हालांकि उससे पहले उनका झगड़ा हो गया, लेकिन अर्जुन सिंह समझते रहे थे। देश भर में चर्चा थी कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनने वाली हैं, यूपीए को वो मिल गया है। और सेंट्रल हॉल में जब वो मीटिंग चल रही थी, मैं वहीं मौजूद था, तो सारे कांग्रेस एमपीज उनके लिए बड़ा जोश में था कि सोनिया जी को बनाया जाएगा। लेकिन सोनिया जी ने कहा कि भाई मेरा मन गवाही नहीं देता कि मैं ये काम करूं, इसलिए मैं विनम्रता से इस आग्रह को अस्वीकार कर रही हूं। बहुत हंगामा हुआ, ये हुआ। और जब वो राष्ट्रपति कलाम साहब वहाँ पर थे राष्ट्रपति भवन में, तो उनके पास पहुँची तो वहाँ राष्ट्रपति भवन में उनके नाम की चिट्ठी बनी हुई थी सोनिया गांधी जी की, सरकार बनाने के निमंत्रण की। सोनिया, इतना सब कुछ पक्का था कि वही बनेंगी। लेकिन जब सोनिया गांधी जी राष्ट्रपति से मिली कलाम साहब से, तो उन्होंने कहा कि वो मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। और वहाँ पर फिर वो दूसरी चिट्ठी बनी। शायद ही ऐसा होता हो राष्ट्रपति भवन में कि किसी एक के नाम की चिट्ठी प्रधानमंत्री के नाम पर बने, और फिर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया।
एकाएक उनका नाम सामने आया, लेकिन ये भरोसा मनमोहन सिंह पर कायम कैसे था? ये कैसा जो रिश्ता था वो कैसा था गांधी परिवार से मनमोहन सिंह का? आरोप लगने के बावजूद भी कैसे भरोसेमंद रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह? बहुत सारे क्रिटिसिज्म का सामना उनको करना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद गांधी परिवार के साथ रहे, गांधी परिवार के भरोसेमंद रहे और अपनी सरकार को भी चलाते रहे।